वंदे मातरम। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत। जी हाँ, ये ग्रामीण भारत का विशेष कार्यक्रम है हमारा। आज हम ग्रामीण भारत में बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिले बागपत के मुख्यालय बागपत ब्लॉक की। जी हाँ, जिला मुख्यालय होने के बावजूद इस ब्लॉक में वो जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं जिनकी अपेक्षा की जाती है। ग्रामीण भारत में आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बागपत का ये जो ब्लॉक है इससे और क्या चाहिए और क्या क्या वहाँ पे होना चाहिए, किस चीज़ की वहाँ कमी है, वहीं के लोगों से जानेंगे। क्योंकि ग्रामीण भारत का ये कार्यक्रम है ही इसलिए कि जो वास्तव में धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। क्योंकि इस ग्रामीण भारत के ऊपर पहली बहुत सारी जिम्मेदारियां और उस जिस भारत की हम बात करते हैं वो भारत की पूरी जो जिम्मेदारी है वो इस ग्रामीण भारत के ऊपर ही है। चर्चा करने से पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का मुख्यालय, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जितना प्रसिद्ध रहा है उससे कहीं ज्यादा अपने ग्रामीण इलाकों की समृद्धि के लिए जाना जाता है। ये तस्वीर देखिए, यह है गुफा वाला मंदिर जो बागपत ब्लॉक की पहचान है। बागपत ब्लॉक के सबसे बड़े गांव सिसाना की पहचान है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ति का वरदान लेते हैं। बागपत ब्लॉक में लोगों का मुख्य पेशा खेती है। यहाँ धान और गन्ने की खेती प्रमुखता से होती है। धान निकालते ग्रामीण और गन्ना उतारती गाड़ियाँ इस बात की गवाही दे रही हैं, ये क्षेत्र अपनी खेती, किसानी और सभ्यता संस्कृति के लिए तो धनी माना जाता रहा है। यहाँ सिलाई के कारखाने बड़े स्तर पर मिलते हैं। वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण से विकास की एक नई लकीर खींची गई है, लेकिन आज भी यहाँ सरकारी सुविधाओं के नाम पर अभाव दिखता है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है फसल बेचने के लिए मंडी का नहीं होना। यहाँ के किसानों को अपनी फसलों को बेचने के लिए हरियाणा का रुख करना पड़ता है। अच्छा विकास हुआ है और सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, रास्ते अच्छे बने हुए हैं और हम चाहते हैं यहाँ पे एक सब्जी मंडी हो जाए और धान मंडी हो जाए और एक स्टेडियम बन जाए। बागपत में नाला नाली और रोड सब अच्छे है। गौशाला चाहिए पशु के लिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में साफ सफाई, रोजगार, शिक्षा, पीने के पानी की व्यवस्था जैसी कई समस्याएं हैं जो विकास की राह में ग्रामीणों के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हैं। नेटवर्क 10 के लिए बागपत से आशीष त्यागी की रिपोर्ट। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह है जो प्रधान है नेथला गांव के। हमारे साथ अनुज कुमार है जो प्रतिनिधि हैं ब्लॉक प्रमुख बागपत के। और हमारे साथ रणवीर चौधरी है, किसान नेता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रणवीर चौधरी जी आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि किसानों की बात हो रही है और बागपत, क्योंकि मूल रूप से आप देखेंगे तो बागपत की जो पहचान है वो किसान से ही है। शुरू से कहा जाता है कि अगर कहीं खेती की दशा देखनी है कि किस तरह से मेहनत होती है तो बागपत और मुजफ्फरनगर में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज बागपत के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या कमियां आज भी आपको लगती है कि बागपत उस बागपत को नहीं दर्शाता जिस बागपत की पहचान पूरे विश्व में है? जी रणवीर चौधरी जी। हमारा बागपत वैसे तो हमारा पूरा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारा बागपत पूरे भारत में सबसे जिला है जो किसानों के लिए जाना जाता है, यहाँ की गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आवाज थोड़ी कम आ रही है जी। किसानों के लिए बहुत काम सब जी जी जी। तो बागपत जिला आज किसान और हमारी खेती के मामले में बहुत आगे है और यहाँ पर किसान अपनी खेती से, अपने कार्यों से आज अपनी पहचान बना रहा है जी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का किसान और खेती हर तरीके से ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार की मैं समझता हूँ कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं और बहुत अच्छे से किसान यहाँ पे खेती कर रहे हैं, फसलों का वाजिब मूल्य ले रहे हैं, सभी कुछ यहाँ पे ठीक है जी। नहीं बिल्कुल सभी कुछ ठीक है, लेकिन रणवीर चौधरी जी ये बात तो अपनी जगह है कि सभी कुछ ठीक है तो फिर मांग कुछ रहती नहीं। लेकिन अगर हम बात करें आज भी लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं वहाँ दिखती हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और
महत्वपूर्ण काम ऐसे कौन से हैं जो आज भी वहां जरूरत है, जिससे कि वहां खुशहाली जो है वो और बढ़ जाए? अभी बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं इस समय पे। जैसे इस समय पराली का मामला बहुत हाईलाइट है, पत्ती जलाने का मामला बहुत हाईलाइट है जी। ये जो है सरकार को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया कि ना कोई पराली जलाएगा ना कोई पत्ती जलाएगा। एनजीटी ने कह दिया कि इससे पोल्यूशन होता है, लेकिन किसान अगर पराली नहीं जलाएगा, किसान अगर पत्ती नहीं जलाएगा तो उसके खेत में अगली फसल कैसे बो पाएगा। ये थोड़ी सी समस्याएं हैं जिसमें हाई कोर्ट को संज्ञान लेना है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ये सब कुछ हो रहा है। सरकार की तो इसमें मैं नहीं मानता कि कोई कमी है जी। नहीं, बिल्कुल ये भी एक बड़ी समस्या आजकल बनी हुई है कि आखिर पत्ती और पराली जाए कहाँ, उसे लेकर लगातार बहस होती रही है और लगातार प्रयास भी हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ समाधान उसका निकल सके। हमारे साथ दिनेश सिंह जी भी हैं, प्रधान है। प्रधान जी, अगर आप देखें लगातार ये कहा जाता है कि जो खुशहाली है वो गांव से निकलती है, और अगर हमारे जो गांव हैं वो आर्थिक रूप से भी हम कहेंगे कि सब अच्छे से रहेंगे और वहाँ पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं पूरा देश खुशहाल होगा, क्योंकि खेती पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम कहेंगे कि पूरे भारत की जो रीढ़ है वो खेती है। आज की तारीख में अगर हम बागपत ब्लॉक की बात करें तो उसमें आपको क्या लगता है प्रधान जी कि क्या क्या चीज़ें वहाँ और होनी चाहिए, और किस तरह से वहाँ जो हम ये कहेंगे जो किसान है, क्योंकि महत्वपूर्ण वहाँ पे यही है कि किसान है, उस किसान को कैसे हम और अच्छे से कर सकते हैं? क्योंकि सब्जियों की अगर हम बात करें तो वो भी अच्छे तौर पर वहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा दूध उत्पादन की अगर हम बात करें वो भी बड़ी एक वहाँ पे बात है, क्योंकि दूध का बहुत ज़्यादा उत्पादन वहाँ होता है। ऐसे ही वहाँ धान भी है और गन्ना भी है। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रयास होने चाहिए कि वहाँ पर जो किसान है वो और मजबूती के साथ आगे आ सके? जी प्रधान जी, दिनेश सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी? जी दिनेश जी बोलिए। जी सर, आज भी ने सर हम चुनाव में 2015 में, अभी 2015 में हम ग्राम प्रधान चुनाए गए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ जी, हाँ 2015 में हम ग्राम प्रधान बन चुके जी। हमने गांव में अच्छे काम किए। ये मानवर जी बनाई, बहुत रास्ते बनाए, स्कूल और ये रोड बनाए जी। और अभी कोरोना के मारी थोड़ा सा मामला हमारा, और मान्यवर हम मुख्यमंत्री महोदय से कह रहे हैं, क्योंकि जैसा हमारा जिला बागपत है जी, अच्छी फसल होती है और यहाँ पर हम सोचते हैं कुछ उद्योग लग जाए, जैसा दिल्ली लगा पड़ती है जी और हरियाणा लगा पड़ता है। जैसा हमारे जिला बागपत के सोनीपत फैक्ट्रियों में जाते हैं और नोएडा गाजियाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बागपत में जी फैक्ट्री उद्योग माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यही प्रार्थना करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से ये हमारे जिला बागपत में 20-30 फैक्ट्री लगाई जाए माननीय जी। मेरी यही प्रार्थना है। और हमने ग्राम प्रधान सभी ने जिला बागपत में तो आपकी बार बहुत पीछा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने बहुत दिया है जी। बिल्कुल, लगातार ये सभी लोग कह रहे हैं कि बागपत के अंदर इस बार काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अच्छी बात भी है, काम होने भी चाहिए कि क्योंकि जनप्रतिनिधि होते ही इसलिए हैं कि वो वहाँ की समस्याओं का समाधान करें, वहाँ पे कार्य कराएं। और कम से कम ग्रामीण भारत के अंदर से जब आप चुनकर आते हैं तो जो गाँव की सरकार है, चाहे वो प्रधान है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख है, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझकर कुछ कामों को मैं कहूँगा कि राजनीति से परे हटके भी कराने चाहिए। हमारे साथ अनुज कुमार भी हैं। अनुज जी, अगर हम बागपत की बात करें तो बागपत आप देखेंगे एनसीआर का एक हम कहेंगे पार्ट है और दिल्ली से बिल्कुल लगता हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आज भी वहाँ पर जिस तरह से हम जान रहे थे, बहुत सारे लोगों ने एक बात की कि बस अड्डे की डिमांड, एक मंडी की बात, लेकिन अब मंडी की कोई बड़ी हम कहेंगे कोई ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मंडियों की व्यवस्थाओं को ख़त्म करने की तरफ सरकारें बढ़ रही हैं। तो क्योंकि किसान को डायरेक्ट अब कर दिया गया है कि कहीं भी आप अपनी फसल बेच सकते हैं, कोई बिचौलिया बीच में नहीं रहेगा। उसके बाद भी आप देखें लगातार कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नलकूप की व्यवस्थाओं की बात हो,
उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप ब्लॉक के जो प्रमुख हैं उनका प्रतिनिधि कर रहे हैं, और कैसे आप देखते हैं कि इन समस्याओं का, क्योंकि आज की समस्याएं तो नहीं है, हमेशा से समस्याएं चलती रही है, वैसे एक चीज ये कही जा सकती है कि बागपत को उसके अनुरूप जगह नहीं मिल पाई है। जी अनुज जी। अनुज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है मेरी अनुज जी आपको? जी अनुज जी, मैं यही कह रहा था कि बागपत जिस तरह से दिल्ली के नज़दीक है, यहाँ हम देख रहे थे कि एक मांग बहुत वर्षों से चली आ रही है कि बस अड्डा होना चाहिए और क्षेत्र के अंदर जो सरकारी बसें हैं उनका संचालन भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें बागपत की, तो अनुज जी बागपत को जो पहचान एक बागपत के नाम जैसी मिलनी चाहिए थी, वो पहचान मिलती नहीं दिखती। अब जरूर है कि कुछ वर्षों से वहाँ पर ये पहल हुई है कि चलो वहाँ रुके हुए कार्यों को कराया जाए। कैसे देखते हैं आप, और आज भी बागपत को क्या जरूरतें हैं जो आपको लगता है कि ये होनी चाहिए? जी मुझे लगता है अनुज के साथ संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, और मैं रणवीर चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में बागपत के अंदर जिस तरह मांग हो रही है कि बागपत में बस अड्डा होना चाहिए और जो लोकल क्षेत्र है वहाँ पर बसों को चलाया जाना चाहिए, उसे लेकर आपको क्या कहना है और कैसे आप देखते हैं कि आखिर इतनी बड़ी बात, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हम कहेंगे परिवहन की व्यवस्थाएं तो सबसे जरूरी है आज की तारीख में। जी मैं बताना चाहूँगा आपको, बागपत में बस अड्डे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो पहले पिछले कुछ 1-2 महीने में ही उसका समाधान हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बस अड्डे का जो है प्रस्ताव पास कर दिया है और उसके लिए जगह भी तलाश ली गई है, वो जगह भी फाइनल हो गई है और बहुत जल्द ही यहाँ पे जो बस अड्डा है उसको बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारा जिला दिल्ली के सबसे करीब है, तो हमारे जिले से आज 4 हाईवे निकले हैं और कहीं ना कहीं हम दिल्ली को जोड़ते हैं, सहारनपुर को जोड़ते हैं, हरिद्वार को जोड़ते हैं, और ईस्टर्न पैराफिल हाईवे हमारे इस सेंटर से बहुत कम दूर है, जो पलवल हरियाणा को जोड़ता है, उधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को जोड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जब से मैं समझता हूँ पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी हो गई है और बस अड्डे की जो समस्या थी उसका समाधान अब हो चुका है। तो बहुत ही जल्दी बस अड्डा बागपत में बन जाएगा, ऐसा हमें अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि यहाँ पे जो है बस अड्डे की जगह तलाश ली गई है और उस पे काम चलने वाला है। जी अनुज अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आवाज आ रही है अनुज आपको? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अनुज, अभी आवाज आई आपको? जी मुझे लगता है अनुज के साथ संवाद नहीं हो पा रहा है। और दिनेश सिंह जी, अगर आप देखें कि जिस तरह भू स्वामित्व एक योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसे लेकर आपको क्या कहना है और कैसे आप देखते हैं कि वो सीधा ग्रामीणों को लाभ देगी? जी दिनेश सिंह जी। शासन के आदेश से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये पत्ती का जो किसानों की पत्ती का मामला आया था, किसानों की पत्ती में जिलाधिकारी और एसपी बागपत कप्तान एक मीटिंग बुलाई गई सभी नेतागण की, और उसमें जिलाधिकारी महोदय ने श्रीमती सुमंतला गौतम ने बोला था लेखपालों द्वारा सभी गाँव में जमीन चिन्हित की जाएगी, उसमें एक खड्डा बनाया जाएगा और किसान सभी पत्ती की अपने बांध के उधर वो मीटिंग करेंगे पत्ती के लिए जिलाधिकारी महोदय ने और कप्तान साहब ने सभी नेतागण और
ग्राम प्रधानों की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें शासन के निर्देश का पालन किया गया था। लेकिन जिला अधिकारी महोदय ने लेखपाल द्वारा जी आदेश कराए हैं मान्यवर जी, और उसमें अभी जगह कुछ गांव में तो ऐसा है लेखपाल द्वारा चिन्हित नहीं की गई है, क्योंकि 25 किसानों को जलाने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री सरकार द्वारा निरस्त किए गए थे। अगर गांव में पंचायती जमीन लेखपाल द्वारा जिलाधिकारी महोदय ने आदेश कराए थे, वहां पर खाली जगह में पत्ती के डाली जाएगी। जी अनुज, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? अनुज उधर से कुछ बोलिए आप जरा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अनुज। जी बताइएगा। हाँ जी अनुज, मैं ये कहता कि जिस तरह बागपत जो है वो एनसीआर का एक पार्ट है और सबसे नज़दीक है, आज भी बागपत के अंदर जो नाम है बागपत का, अगर आप बागपत की बात करें तो बागपत ने बहुत कुछ दिया है देश को, और बागपत की जो पहचान है वो पूरे विश्व में है। बागपत अपने आप में बड़ा खास है, लेकिन जिस हिसाब से आज भी बागपत को इस तरह देखा जाता है कि बागपत का जो क्षेत्र है वहाँ किसान समृद्ध है, ये अच्छी बात है, वहाँ खेती अच्छी होती है, ये भी अच्छा है, लेकिन अगर उस तरीके से विकास की हम बात करें जिस तरह नोएडा, भाई वो भी एनसीआर का एक पार्ट था, लेकिन वहाँ देखिए किस तरह से नोएडा ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। ऐसी अगर बागपत के विकास की बात करें तो कहाँ चूक आपको लगती है और कहाँ कमियां हैं कि जो बागपत का ग्रामीण क्षेत्र है, जो पूरे दिल्ली को हम कहेंगे कि सब्जी दे सकता है, दूध दे सकता है, घी दे सकता है, लेकिन उसके बाद भी उस स्थिति में कभी सोचा नहीं गया है। जी अनुज, आज भी वहाँ रात के जाने के लिए साधन नहीं है नौकरी पेशा लोगों के लिए। ना बस अड्डा है। पिछली 2017 से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कहा जा रहा है रोज मीडिया के द्वारा कि आज बस अड्डा यहाँ चिन्हित कर लिया गया, कल वहाँ चिन्हित कर लिया गया, वो कहीं धरातल पे यहाँ नहीं है। जी रही बात गन्ना भुगतान की, तो गन्ना भुगतान आप किसी भी बिल का उठाकर देख लीजिए, जब से सत्ता में ये लोग आए हैं, जब से भुगतान की जो प्रक्रिया है वो लेट ही चली है। जी रही बात एक गरीब परिवार किसान की, सभी सीमांत लघु किसान है यहाँ पर, उसका फसल का जो लागत है वो भी पूर्ण नहीं मिल पा रहा है। जी धान की कोई मंडी नहीं है जनपद में। जी 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 अनुज जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो बागपत के अंदर विकास कार्य होने चाहिए उनमें आपको क्या क्या लगता है कि यहाँ आज भी बागपत ब्लॉक के अंदर इन चीजों की कमी है कि कम से कम वो चीजें सामने हैं जिनका समाधान प्राथमिकता पर हो सके? जी अनुज, सबसे पहले यहाँ पर बस अड्डा नहीं है पूर्ण जिले में। जी दूसरा, यहाँ कोई जो छोटे किसान है वे उनकी आय का जरिया, अपना भरण पोषण का जरिया पशुओं से केवल दूध उत्पादन का ही है। जी उनके लिए कोई दूध प्लांट नहीं है पूर्ण जनपद में। जी यही है हमारी। ये दो चीजें आपको लगता है कि उसके आने के बाद वहां कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा? अनुज, हेलो जी, मुझे लगता है कि अगर दूध प्लांट की अगर बात हो रही है तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है अनुज कि दूध का कितना कारोबार बागपत के अंदर है? आप पूरे जिले का जी रिकॉर्ड उठा लीजिए, केवल 2 नगर पालिकाएं यहाँ पर है जी, 3 नगर पंचायतें हैं, संपूर्ण जिला देहात पर आधारित है और सभी गांवों में केवल मात्र 10 या 12 बीघे के ज्यादा किसान है, कोई कोई बड़ा किसान पूर्ण जिले में है जी। उनके लिए गन्ना भुगतान सबसे जरूरी है, जो आज के समय सन 2017 से सरकार बढ़ा रही है लगातार। जी, दूध का कितना कारोबार अनुज यहाँ होता है? जी, हेलो, दूध का मैं कह रहा हूं अनुज, दूध का कितना बड़ा कारोबार बागपत जिले में होता है? कितने गांव इस दूध के व्यापार से जुड़े हैं? देखिए संपूर्ण जिले में 245 ग्राम पंचायतें हैं और जी। मेरा मानना है 235 या 36 ग्राम पंचायतों में दूध का कारोबार होता है जी। उनके लिए कोई भी दूध का प्लांट न होने के कारण उनका दूध औने पौने भाव एनसीआर में जाता है वो सारा। जी नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। और रणवीर चौधरी जी, क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि
हम एक बात कह रहे हैं कि वास्तव में जो बागपत है, अगर बागपत के अंदर कुछ विकास हम किसानों की तरफ को इस तरीके से करें कि वहाँ सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में या दूध उत्पादन के क्षेत्र में कुछ पहल होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ किसानों को सीधा लाभ मिल सके। क्योंकि देखिए एनसीआर के अंदर सबसे अहम है दूध, सब्जियां, और बागपत सबसे नज़दीक है। और बागपत के अंदर ये कहा जाता है कि सभी लोग मेहनती है, किसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर अपने हम कहेंगे सारी चीज़ों को उगाता भी है, करता भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैविक और ऑर्गेनिक जिसे कहा गया है वो वहाँ पर सब है। तो ऐसे में आखिर क्यों इस पर पहल नहीं होती और उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे रणवीर चौधरी जी? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम दुग्ध की बात कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन में हमारा जिला आसपास के जिलों में सबसे नंबर 1 है जी। और हमारे यहाँ मैं मानता हूँ कि एक दुग्ध प्लांट जरूर होना चाहिए जी, कि हमें बहुत जल्दी हम सबको मिलके आप सबके माध्यम से सरकार से मांग करनी है कि यहाँ पे दुग्ध प्लांट होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो दूध की खपत है वो बहुत ज्यादा है जी। और सरकार जो हमारी अभी है उसके माध्यम से हम मांग करेंगे आप मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे दूध का प्लांट होना चाहिए। और अभी जो दूध का हमारे यहाँ से निर्यात होता है दिल्ली में सबसे अधिक होता है, क्योंकि दिल्ली हमारे पास है। हमारे यहाँ से जो दुग्ध विक्रेता हैं वो यहाँ से दूध लेते हैं और दूध लेकर अपने साधन से, चाहे वो गाड़ियों से, बहुत से लोग तो इतने पास है कि साइकिलों से ही दिल्ली दूध पहुँचा देते हैं। तो और रही बात सब्जी की, जो सब्जी है हमारे बागपत में सबसे अधिक अगर किसी की खेती होती है तो वो होती है गन्ने की जी। और हम गन्ने की खेती को कम करके अगर 1 साल के अंदर 4 सब्जियों को हम बोना शुरू करते हैं, फसल ले सकते हैं हम 4 और गन्ने की हम पूरे साल में फसल लेते हैं 1, तो हमारी इनकम भी बढ़ सकती है और हम अच्छा शुद्ध और सात्विक जो है सब्जी भी खा सकते हैं। लेकिन हम जो है पूर्णतः गन्ने पे आधारित हैं, हमारा जिला जो है गन्ने पे आधारित है। तो हमें जो करना है वो सब्जियों की तरफ थोड़ा सा लोगों को जो रुझान है उस तरफ हमें उनको बढ़ाना है कि सब्जियां से भी आप अच्छा आय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है, क्योंकि वास्तव में बहुत बार हम सच बोलने से गुरेज कर जाते हैं। हम वो चीज़ों की मांग ही नहीं कर पाते जिन चीज़ों की मांग करनी होती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह दिनेश सिंह जी ने भी, अनुज ने भी और रणवीर चौधरी ने भी बताया कि वहाँ पर बस अड्डा होना चाहिए, परिवहन की व्यवस्था जरूरी है, उसके अलावा दूध का जो उत्पादन वहाँ होता है उसे लेकर कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वहाँ और उत्पादन बढ़ सके और लोगों को सीधा लाभ मिल सके। कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी भी खत्म करेगा और बहुत कुछ देके जाएगा। उसके अलावा सब्जियों की बात यह, रणवीर चौधरी ने एक पहल की है कि भाई सब लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा गन्ने से अलग हटकर भी कुछ सोचना चाहिए और आज डिमांड क्या है उस ओर जाना चाहिए। लेकिन सरकार को भी ये पहल करनी चाहिए कि वहां पर उस तरीके के संसाधन मुहैया कराएं, मंडी मुहैया कराएं कि जो वो उत्पादन कर रहा है, चाहे वो सब्जी है चाहे वो दूध है, उसके खरीदार हों और स्टोरेज की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। उसके अलावा उस सामान का जो हम कहेंगे एक समर्थन मूल्य है, जो एक रेट है, वो तय हो जिससे कि उसकी लागत निकल सके और वहां कार्य हो सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे बागपत ब्लॉक के सभी लोग। आज हमने जाना कि वास्तव में बागपत ब्लॉक को क्या चाहिए, क्योंकि बागपत एनसीआर के नज़दीक है। ये अच्छी पहल है कि बागपत के अंदर सभी लोग ये कहते हैं कि इस बार वहाँ अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन इन अच्छे कार्यों के बीच में भी अगर वहाँ बस अड्डे की और दूध उत्पादन और सब्जियों से लेकर कुछ नई खेती की परंपरा डाली जाए तो शायद बागपत का और विकास हो पाएगा। आज ग्रामीण भारत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।